हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का आज मथुरा दौरा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शाहजहांपुर दौरा, चुनाव प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक, प्रभावी मतदाताओं के साथ भी करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू, 9 जिलों की 60 सीटें शामिल, लखीमपुर खीरी हिंसा का मुद्दा रहेगा हावी। दिल्ली में कर्फ्यू हटाने को लेकर होगी डीडीएमए की मीटिंग, पॉजिटिविटी रेट घटने के बाद होगी मीटिंग, सीएम केजरीवाल ही मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। रुक करते हैं अब खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी यूपी के चुनावी मैदान में आज से फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मथुरा में मतदाता संवाद करेंगे और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। शाह की बैठक को लेकर जिले के अधिकारियों ने दिल्ली से आए सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से सुबह वृंदावन पहुंचेंगे। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के चलते अमित शाह 27 जनवरी से 2 फरवरी तक कई अलग अलग शहरों के चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को यूपी में रहेंगे और कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। वे दोपहर शाहजहांपुर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ बैठकें करेंगे। दोपहर में वे शाहजहांपुर के गांधी सभागार टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे सदर बाजार में जनसंपर्क करेंगे। शाम 4:15 बजे फरीदपुर विधानसभा के मोहल्ला बख्तरिया और साहूकारा फरीदपुर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। फरीदपुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे और शाम 5 बजे यहां के विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूबे के 9 जिलों की 60 सीटों पर 3 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे और चौथे चरण की सभी 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड तक के 9 जिलों की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 60 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की तरफ से इससे पहले भी कई उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं अब पार्टी ने 89 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहाँ भी पार्टी की तरफ से महिलाओं पर दांव चला गया है। 89 में से 37 महिलाओं को टिकट दे दिया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों में पूनम कंबोज को बेहट, अकबरी बेगम को बिजनौर, छवि वार्ष्णे को सिकंदरा, अलका सिंह को बिथरी चैनपुर, बाला देवी सैनी को नूरपुर, दिव्या शर्मा को अमनपुर से उतारा गया है। साथ ही ममता वर्मा को हरगांव, अनुपमा द्विवेदी को लहरुपुर से उतारा गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सीट में बदलाव किया गया है। लिस्ट के मुताबिक हरीश रावत अब रामनगर नहीं बल्कि लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा महेश शर्मा को कालाढूंगी और महेंद्र पाल सिंह को रामनगर से कैंडिडेट बनाया गया है। यहां से पहले हरीश रावत का नाम घोषित किया गया था, लेकिन अब वो लाल कुआं सीट से दावेदारी करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बार फिर से परिवारवाद की झलक देखने को मिली है। पार्टी ने हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार रूरल से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की नई लिस्ट के मुताबिक पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, कालाधुंगी से महेश शर्मा और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल से कांग्रेस के केसर सिंह रावत को बीजेपी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज को टक्कर वो देंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट के मुताबिक रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकराल का टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा झावरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का भी टिकट काट दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को कोटद्वार से टिकट मिला है। इससे पहले बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। पहली लिस्ट में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव में उतारा गया है। खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक रहे हैं। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 14 फरवरी को मतदान होना है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,498 नए केस आए हैं। इसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमण दर 10.59% हो गई है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 48,315 है, जबकि 24 घंटों में कुल 29 मरीजों ने जान गंवाई है। राजधानी में कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 96.46% पर बना हुआ है। इस बीच व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू हटाने और दुकानें खोलने की और डिवन व्यवस्था को हटाने की मांग के बीच दिल्ली का शीर्ष कोविड-19 प्रबंधन संस्था DDMA शहर में महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को बैठक करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी बैठक में भाग लेने की संभावना है, जिसमें कोरोना का स्थिति में सुधार के मद्देनजर छूट की अनुमति पर चर्चा होगी। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर ट्रेनें रोके जाने और रेलवे पटरियों को जाम करने की घटनाएं सामने आई है। इसी बीच चर्चित खान सर और कई संस्थानों के मालिकों समेत 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि राज्य की राजधानी में सोमवार और मंगलवार को हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए आंदोलनकारी छात्रों के बयान के आधार पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। हिरासत में लिए गए आंदोलनकारी उम्मीदवारों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें हिंसा और दंगा करने की शह मिली थी। इसमें खान सर को कथित तौर पर आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रद्द नहीं होने पर छात्रों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए उकसाते हुए देखा गया था। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या की जगह गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। सत्येंद्र दास ने कहा कि गोरक्षनाथ पीठ से उनका 3 पीढ़ियों से संबंध है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि वह अयोध्या के बजाय गोरखपुर जनपद की किसी विधानसभा से चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो यहाँ की माहौल देख करके हमने एक सुझाव दिया था कि यहाँ की अपेक्षा यदि वो गोरखपुर से लड़े ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, किसी जगह से लड़ते उनकी विजय होने में कोई संशय नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसे गड़बड़ था, कुछ साधु समाज में भी एकता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि वो हमारे ऐसे संबंध हमारे यहाँ आज से नहीं 3 पुरुषों से संबंध हमारे गुरु से रहे और हमसे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी हो तो ये उचित नहीं है। अयोध्या का गौरव है। अयोध्या में यदि इस प्रकार की बात होती तो बहुत ही शर्मनाक बात होती। ऐसी स्थिति में मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि अयोध्या से न लड़ करके और गोरखपुर किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और उन्होंने इसको स्वीकार किया, माना हमारे सुझाव को, और गोरखपुर से सदर से लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में 1 फरवरी से सभी छात्रों के लिए फिर से कैंपस खुल जाएंगे। लगभग 1 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया कि महाराष्ट्र के सभी कॉलेज ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य के कॉलेजेस को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के कॉलेज इस डेट से ऑफलाइन शिक्षण फिर से शुरू कर सकते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ये स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के कॉलेज फिर से खोलने का फैसला भी स्थानीय प्रशासन और निकायों के पास है।
देश में कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जल्द ही बाजार में आने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन टीकों को जल्द ही दवा नियामक से नियमित बाजार में बिक्री की मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन की कीमत 275 रुपए प्रति खुराक और कोविशील्ड 150 रुपए के अतिरिक्त सेवा शुल्क के साथ रखी जा सकती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को टीकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए प्रति खुराक और कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए प्रति डोज निर्धारित है। इन कीमतों में 150 रुपए का सर्विस चार्ज शामिल है। देश में दोनों टीके केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने 19 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ वयस्कों के लिए नियमित रूप से बाजार बेचने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी। प्रशासनिक विस्तार को बढ़ाने के प्रयास में असम सरकार ने एक नए प्रशासनिक जिले के गठन को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार इस जिले को तामुलपुर के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 23 जनवरी के आदेश में कहा गया था कि जिला बक्सा के मौजूदा तामुलपुर सिविल सब डिवीजन के पूरे क्षेत्र को तामुलपुर जिला में मुख्यालय के साथ मिलाया जाएगा। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने ये जानकारी साझा करने और बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने नए प्रशासनिक जिले तामुलपुर के गठन को मंजूरी दे दी है। झारखंड में गिरिडीह के नजदीक बुधवार रात नक्सलियों ने बम ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद हावड़ा गया दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का आना जाना रोक दिया गया, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोलमैन गौरव राज और रोहित कुमार सिंह ने चिचाकी के स्टेशन मास्टर को सूचित किया कि रात 12 बजे धनबाद डिवीजन स्थित करमाबाद चिचाकी स्टेशन के बीच ब्लास्ट हुआ है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा के चलते हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग के गोमो गया रेलखंड पर आने और जाने वाली लाइन पर परिचालन रोक दिया गया। कोरोना महामारी के बीच देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुबह राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। वहीं शाम को रायसीना हिल्स पर 1000 ड्रोन की कलाकारी से विजय चौक का आसमान जगमगा उठा। करीब 10 मिनट चले इस ड्रोन शो में महात्मा गांधी की तस्वीर, भारत का नक्शा, मेक इन इंडिया के चिन्ह और आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे फॉर्मेशन को आकर्षक तरीके से दर्शाया गया। इसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत वैसा चौथा देश बन गया जिसने 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े शो का आयोजन किया है। बता दें कि ये ड्रोन की कलाकारी 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दिखाई जाएगी। बीते दिन और उसके पहले भी इसका अभ्यास किया गया था। यूपी के सहारनपुर में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले एक हत्या का मामला सामने आया। गणतंत्र दिवस के दिन घर से बाइक पर सवार होकर शहर आने को निकले सुधीर सैनी की हत्या कर दी गई। कोतवाली देहात क्षेत्र के चिलकाना रोड स्थित गांव धतौली रामगढ़ से निकलते ही सुधीर सैनी को ओवरटेक के चलते कार सवार युवकों के साथ उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद कार सवार 3 युवकों ने सुधीर के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जो बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई। पीड़ित व्यक्ति के परिजनों के अनुसार कार सवार युवकों ने डंडों से पीट कर सुधीर को मौत के घाट उतार दिया और सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबर के आधार पर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सुधीर की मौत से उसके परिवार में मातम पस गया है। थाना कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर चिलकाना के रहने वाले सुधीर नामक व्यक्ति जो 7 टाइम्स में रिपोर्टर है, वो अपने मोटरसाइकिल से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे। उनके साथ ही एक अल्टो कार भी आ रही थी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। इनका आपस में ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ है। कार सवार व्यक्तियों ने सुधीर के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान सुधीर को चोटें आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कार सवार वहां से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार का नंबर बताया, जिसके आधार पर उसकी पहचान करते हुए कार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ भी गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। फिलहाल अब अवैध हथियार बनाने वाले से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अवैध हथियार बनाने वालों के पास से एक बंदूक, 12 बोर, 6 तमंचे आदि बरामद किए गए हैं। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 21 तमंचे बने अधबने मिले हैं वहाँ पे फैक्ट्री में। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ पे काम कर रहा था। इसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और ये अच्छा बदमाश है। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। और जितने भी उपकरण होते हैं तमंचा बनाने के, सब उसके पास से बरामद हुए हैं। और इससे अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। तमंचा का काम बनाने का काम इधर ये बहुत तेज़ी से कर रहा था। रोज़ 3 से 4 तमंचे तैयार कर रहा था। और अभी इसने कहाँ इन तमंचों की सप्लाई कर रहा है, इसके पूरी चेन का हम पता कर रहे हैं। और उनको भी आगे और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होगी इसमें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की बतौर कप्तान दोनों फॉर्मेट में वापसी हुई है, जबकि विराट कोहली दोनों सीरीज में खेल रहे हैं। वहीं भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। बता दें कि जसप्रीत बुमराह के साथ ही मोहम्मद शमी को दोनों सीरीज से आराम दिया गया है। वहीं KL राहुल दूसरे वनडे से टीम के साथ जुड़ेंगे। रविंद्र जडेजा अभी घुटने की चोट से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते वे अभी रिकवरी के फाइनल स्टेज में हैं। इसलिए दोनों सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया है। इसी बीच अक्षर पटेल को सिर्फ T20 टीम में जगह मिली है। बता दें कि टीम इंडिया को अपने घर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे और उसके बाद 3 T20 की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज के सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6, 9 और 11 फरवरी को खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें 3 T20 को सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 16, 18, 20 फरवरी को खेलेगी। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।